स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अभी तक हम बात कर चुके हैं ट्रंप की जीत से भारत में कौन सी वो लॉबी है जो बहुत परेशान है। इसके बाद हमने महाराष्ट्र के चुनाव की बात की। राहुल गांधी ने खटाखट 3,000 रुपए डालने का ऐलान कर दिया महिलाओं के खाते में। फिर खबर आ गई कि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। अब मैं आपको महाराष्ट्र की कुछ और बातें सुनाता हूं जो कैंपेन के अंदर चल रही हैं। खड़गे साहब उसी सभा में बैठे थे राहुल गांधी जी के बगल में, जहां वो खटाखट कर रहे थे, और वहां उन्होंने बोला कि मोदी ये तो तैमूर लंग है। तैमूर लंग लुटेरा बादशाह आया था और मंदिर तोड़े थे, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को कत्ल किया था, वो है तैमूर लंग। और वो उससे तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। क्या है उनकी वजह और कैसे जोड़ा उन्होंने मोदी को तैमूर लंग से, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी तैमूर लंग तो तैमूर लंग ही रहेगा। सुनिए। अरे मोदी साहब, आपके साथ लोग रहते तो आप 240 सीट पे सिमट जाते हैं। आपको बहुमत मिला है, मोदी को बहुमत मिला है नहीं है 240। अब उसको दो टांग लगाए, एक टीडीपी का टांग और एक ये बिहार का। हाँ, जेडीयू का टांग, एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी। और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते, कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया, और दो टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। और आज हमको ये कह रहे हैं। बड़ा आसान है, आप किसी को तैमूर लंग बोल दो, हिटलर बोल दो। ये जेनोसाइड करने वाले लोग थे। हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, वो तो चलो आप किताब में पढ़ाते भी हो। तैमूर लंग ने जो किया था वो तो हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या करके गया था। वो हजारों लोगों को मार करके गया था। उससे आप तुलना कर रहे हो। अरे तुम पॉलिटिकल बात आप अपनी कोई कहना चाहते हैं तो कोई और चुन लेते प्रतीक। तैमूर लंग बन गए नरेंद्र मोदी। एक टांग ये, एक टांग टीडीपी की, एक टांग जेडीयू की। अब दौड़ोगे कैसे? त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये पहले भी दिखता रहा और अब तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों में जो वजन होना चाहिए था, जिस तरह से हमलावर होना चाहिए था, 10 साल की सत्ताधारी पार्टी है, कुछ भी इनको मिल नहीं रहा है। और शायद इनको ये भी लगता है कि इनकी जो ऑडियंस है, इनके जो नेता लोग हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को आप हमला करते रहिए तो काम चल जाएगा। इससे पहले सोचिए कि वो कहां तक चले गए थे कि नरेंद्र मोदी का शासन आने का मतलब होगा कि सनातन की धर्म ध्वजा फहराती रहेगी, सनातन मजबूत हो जाएगा। अब आप उसके बाद तो ये सब बड़ा छोटा है ना। वो तो एक्सट्रीम पर चले गए थे कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गया तो सनातन मजबूत हो जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएंगे। अब अगर वो कुछ भी कह रहे हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि ये तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में है। और उससे अधिक मेरा ये मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, इतने सीनियर नेता थे, इनको ये था कि कुछ ये प्रभाव छोड़ेंगे। अभी हमने जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान देखा कि बोलते बोलते इनकी तबीयत खराब हो गई। लड़ता रहूंगा, अचानक तबीयत खराब हो गई, 4 लोग इनको पकड़ के ले जाकर कुर्सी पे बैठाए। तो मेरा ये मानना है इनसे सहानुभूति की जरूरत है। और इनके अंदर जो जहर, चाहे इरादतन हो या गैर इरादतन मतलब अपने मन से हो, या फिर जो नेता लोग हैं इनके, राहुल गांधी, उनकी वजह से जो दबाव में बोलते हैं, शायद उसकी वजह से होगा। वरना ये भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पुराना राजनीतिक करियर रहा है, उसमें उनके मुंह से ये भाषा हमने नहीं सुनी। ये दबाव इधर ही पड़ा है कि उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। और अब देश के मतलब एक ऐसे नेता को जिसने भारतीय राजनीति में इतना बड़ा जनादेश लगातार कोई लेकर आया, नेहरू जी भी नहीं लेकर आए भाई। नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के जिस तरह के नेता थे, उस वक्त जिस तरह की राजनीति थी, वो मैंडेट अलग था। आज के समय में इस मैंडेट में लेकर आना ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये भी समझना चाहिए। उस सदमे से बीजेपी तो निकल गई। कम से कम हरियाणा की जीत के बाद तो हम कह ही सकते हैं कि हम भाई 400 कह रहे थे, 240 आया। लेकिन जिस गफलत में कांग्रेस पार्टी पड़ गई थी कि हमने मोदी को हरा दिया या हम चुनाव जीत गए, वो अभी भी लग रहा है कि उसमें है कि हम जीते हैं, एक्चुअली मोदी तो हार गया है। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। वो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के नेतृत्व के साथ। नई बात आ रही है सर। जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको तोहफा मिला, जिम्मेदारी मिली, वो है, उसको हर दिन पे करना होता है उनको, उसकी इंस्टॉलमेंट।
समझे, क्योंकि उन्हें ये बताना है कि भाई वो आप जो रास्ता है, जो नेतृत्व का रास्ता है, उस पर किसी तरह से कम नहीं है, उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो उसके इंस्टॉलमेंट चुकाने के तौर पर इस तरह की बात हर दिन। राहुल गांधी को खुश करने के लिए हाँ, मतलब लीडरशिप वही। आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? मैंने कहा साफ साफ कह नहीं, साफ ही है। किसको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपके अलावा और किसको नहीं पता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं है। नहीं, ये अब इतना दबाव है इनके ऊपर। नहीं, मुझे वही दबाव लग रहा है। तैमूर का जिक्र आपने किया, एक अभी हमारे फिल्म अभिनेता के बच्चे का नाम तैमूर रखा गया, तो काफी विवाद हुआ था। तैमूर का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो एक इन 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया था, और वो उसने मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ लड़ाई, मतलब वहाँ पर जब लड़ाई लड़ी, और दिल्ली में जब उसने पूरा का पूरा, मोहम्मद तुगलक उस समय थे, उनके साथ जो युद्ध किया, उसके बाद दिल्ली को ऐसा ध्वस्त किया था जिसको रूल्स कहा गया, कि उसके बाद दिल्ली को खड़े होने में 100 साल लगे। ऐसा आक्रामक, ऐसा हमलावर जो मुगल सल्तनत में बहुत सारे लोग रहे या उन वंशों के उस वक्त में, उसमें कोई नहीं था जिसमें तैमूर है। इसका जिक्र मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि तैमूर का मतलब किस तरह से लेना चाहिए हिंदुस्तान को। और दिल्ली में तो वो भी रहते हैं, दिल्ली का शासन, हमारा तो शासन भी दिल्ली से चलता है एक तरह से, दिल्ली हमारे शासन की पहचान है। तो उस शासन को उस वक्त उसने उस तरह से ध्वस्त किया था कि दिल्ली को री इमर्ज होने में 100 साल लगे थे, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया था तैमूर। वो तो याद नहीं रहा, खड़गे साहब को इतना याद रहा कि वो लंगड़ा था। लेकिन वो उनके साथ सहानुभूति रखिए, नाराजगी मत रखिए, क्योंकि उनको हर दिन एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है अपनी लीडरशिप को बरकरार। सहानुभूति का मसला है जी। ये जी सर। नहीं, वो और उसमें जरा इस बात को आगे, उन्हीं के बयान में जो आगे बात है कि मोदी 2 नकली टांगों के साथ दौड़ना चाह रहा है, कैसे दौड़ेगा मोदी? नहीं, ये पहली बात तो है कि वहां इस समय कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी, उनकी टीम और रणनीतिकार है, सबको उसके अनुरूप अपना बयान और भाषण देना पड़ता है ना। तो खड़गे जी जैसा व्यक्ति, अगर तैमूर लंग के बारे में जानकारी हो, दुनिया के इतिहास में तैमूर लंग से बड़ा कत्लेआम संहार करने वाला व्यक्ति नहीं हुआ। जो मोटा मोटी आंकड़ा है कि 1,70,00,000 लोगों का उसने कत्लेआम किया था, पूरी दुनिया भर में किया, मैं केवल हिंदुस्तान, मतलब मैंने वहां से जब चला, मतलब समरकंद से 1,70,00,000 उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ एक दिन में दिल्ली में 1,00,000 लोगों को काट दिया। जब कैथल में घुसा या पानीपत में घुसता था तो कहता था कि जितने पुरुष मिले काटो, जितने जो है खेती हो उसको जला दो, महिलाओं मिले उठा दो, न माने तो उनको भी काट दो, अगर ना सको तब बंदी बनाओ। तो वो तो कुछ दूसरा सोचता ही नहीं था। कि उसने कहा हम तो इस्लाम के तलवार हैं, हम तो इसलिए आक्रमण करने आए हैं कि हमारे इस्लामी लड़ाकों को जो हिंदुओं का की धन संपत्ति है बहुत सुन रखा था, वो हमको मिल जाए। तो वो बताइए, उससे तुलना करना, उस तरह के आदमी से तुलना करना कि वो चंगेज सांस से बड़ा कत्लेआम अपने को साबित करना चाहता था, बहुत मतलब खड़गे जी से ये उम्मीद नहीं थी। नहीं तो आप भी सहमत हैं इस बात से कि मतलब भाई राहुल जी को खुश करना है तो कुछ तो ऐसी बात कहनी है कि वाह वाह हो जाए। ये फैक्ट है, क्योंकि इनके जैसा, हालांकि ये पिछले चुनाव में बोल रहे आपके रावण की तरह 10 सिर हैं क्या, भले 10 हाथ हैं क्या कि आप काम करेंगे अकेले। तो बोल ही गए थे, उन्होंने बोला ही था, पहले भी बोला था, तो वो बोल जाते हैं। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि नागपुर से ये आरंभ हुआ है। हाँ, नागपुर में हुआ है, कल नागपुर में थे। तो उसका महत्व क्या है? 29 दिसंबर 2023 को भी कांग्रेस ने अपनी स्थापना दिवस नागपुर से मना के कहा था, आ गए हैं हम, नाम दिया था, हम हैं तैयार। हम उस रैली का नाम दिया था कि देश में वो मैसेज देना चाहते थे राहुल जी रणनीतिकार कि हम इस संघ के मुख्यालय में आके यहां से इनको चुनौती देते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार भी राहुल जी ने अपनी शुरुआत वहीं से की है और वहां से इस प्रकार का भाषण दिया गया है। तो उसके अपने मायने हैं, वो सोचते हैं कि शायद संघ पर वहां जाके हमला करेंगे तो इसका मैसेज जाएगा। इनके अलावा जो भाषण है लगभग वही है। इसमें तैमूर लंग आ गया हुआ है, या जो गए थे वहां अम्बेडकर जी को जो है श्रद्धांजलि दी है उन्होंने, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, जो सभा भी हुई है ना दीक्षा भूमि पर, और संघ मुख्यालय के पास ही ये जगह है। अब कांग्रेस के लोगों को पता नहीं, कौन ही बता, जैसे पुराने समय का कोई किला हो कि यहां आके हम चुनौती दे देंगे तो शायद देश जीत लेंगे और आरएसएस को हरा देंगे। सर इस पर तो आगे ये कल्पना से वहां गए हैं, तो इसलिए आपको उस पर कुछ जोड़ना हो तो कहिएगा। इसी सभा में राहुल गांधी थे। राहुल गांधी तो संविधान के प्रति लहराते हैं, तो वो जो अब वो कभी किसी कलर की होती है, किसी कलर की, कल लाल रंग था उसका कवर, और उस पर देवेंद्र फडणवीस ने ऐतराज जताया कि क्या संदेश देना चाहते थे ये लाल रंग दिखा करके। ये लाल रंग अराजकतावादियों का है और उन्होंने इसको अराजकतावादियों का गठबंधन कहा है।
देखिए, देवेंद्र फडणवीस तो नागपुर से आते हैं। राहुल गांधी ने कल नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि में अपनी रैली की थी, सभा की थी, चुनाव प्रचार अभियान का श्रीगणेश किया है। 2019 का अगर विधानसभा महाराष्ट्र का अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने उस समय भी नागपुर से विदर्भ से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, और उस समय वो चंद्रपुर गए थे पहले, क्योंकि वो एक सीट कांग्रेस वहां से जीती थी लोकसभा में। तो पहले चंद्रपुर गए थे, चंद्रपुर के बाद वो नागपुर आए थे। और राहुल गांधी ने तब 2019 से भी कहा था कि विदर्भ जीत ली हमने तो हम महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे। फोकस विदर्भ है, विदर्भ फोकस है। और जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव विदर्भ से आया है कि भाई 10 में से सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, 8 महाविकास आघाड़ी को मिली है, उनका जो प्रदर्शन रहा तो उन्हें लग रहा है कि अगर विदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करते तो सरकार बनने की हमारी संभावना बढ़ जाएगी। और नागपुर जाने का एक दूसरा कारण भी अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है। अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो राहुल गांधी जो पिछड़ों को, ओबीसी को, दलितों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं, वह नागपुर के अंदर, और नागपुर में कुंभी बहुत बड़ा समुदाय है जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस के साथ जुड़ा था, तो इसलिए भी राहुल गांधी एक वहां गए थे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कल नागपुर का एक सम्मेलन का एक विशेषता है। राहुल गांधी की जो तैयारी हुई थी उसकी पूरी जो नागपुर के जो आसपास और नागपुर के जो जितने कम्युनिस्ट लीडर है उन लोगों ने उसकी तैयारी की थी पूरी। अच्छा। वो लोग कल राहुल गांधी के साथ मंच पर भी बैठे थे। तो ये बता रहा है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये अर्बन नक्सल की कर रहे हैं, तुम लोग कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट लोग हैं। उसमें 2 लोग ऐसे थे कि जो नागपुर में दंगा कराने के आरोप में जेल जा चुके हैं। कल वो राहुल गांधी की रैली में थे, राहुल गांधी का उन्होंने सम्मान किया। ये बता रहा है कि राहुल गांधी अब कम्युनिस्टों को भी दे रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि कांग्रेस को ठेके पे चलाने को दे दिया है, अर्बन नक्सल लोग कांग्रेस को चला रहे हैं, तो ये बता रहा है कि उसी को अंडरलाइन कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहे थे। मैं जरा आपको अकबर ओवैसी ब्रदर्स की बात सुनवा देता हूँ। समीर जी, आपकी किताब कौन सी है? उठाइए जरा, ये बुक उठाइए। ये लाल, इसके अंदर पन्ने हैं या कोरे हैं? ऐसे ही नहीं, खूब भरे हैं। आपने तो लिखे हुए हैं। संविधान जो बांटा है राहुल जी ने, खबर आ रही कि उसमें पन्ने ही नहीं थे, सादे पन्ने बांट दिए देखा भाई। मैंने भी ऐसा कुछ। तो वो ज्यादा गंभीर मसला है। खोखा मतलब मजाक बना रहे हैं संविधान संविधान। का, खाली संविधान दे रहे हैं, ये ज्यादा गंभीर मसला है। लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, रंग भगवा, छपने में देर लगती है भाई। अब आप पूरा अभी 200 पन्ने छापने में और केवल कवर बनाने में फर्क है ना सर, जल्दी हो जाता है काम। तो ये तो अच्छा है कि दिवाली का गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। आपको जो है बॉक्स दे देंगे, लीजिए, दे देंगे, मिठाई नहीं बन पाई। ऐसा कह रहे हैं लोग कि वहां पर ऐसा दिखा है। संविधान की बिहार में- भावना के विपरीत है। आपको संविधान के साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए। कुछ और हो तो समझ में आता है। संविधान जैसा कवर दिखाना ओवैसी और ब्रदर्स, खाली ओवैसी ब्रदर्स, पहले अकबरुद्दीन ओवैसी फिर असदुद्दीन ओवैसी, सुना दीजिए। हर किसी की आवाज है, राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं, अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं की बात आइए कर लेते हैं। पहले जो समझ गए वो समझ गए, जो ना समझे वो मासूम है। ठीक, जो कहना ये चाह रहे थे विवर्थी बातें करके। समीर जी, देखिए, इस समय ओबीसी के दोनों ब्रदर्स जो हैं इस समय पूरा ध्यान महाराष्ट्र में लगा इनको है। एक बात तो है, इनको सामने जो मजमा लगा है उसको खुश करना आता है।
नहीं, और देखिए ओवैसी जिस आक्रामकता के साथ बोलते हैं, जिस आक्रामकता से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, समाजवादी पार्टी भी इतना नहीं बोल पाती मुसलमानों का वोट लेके। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी इतने आक्रामक नहीं है जितने ओवैसी है। और ओवैसी बोलते हैं अच्छा है, महाराष्ट्र में उनका एक क्रेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी में उनका बहुत क्रेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र में उन्हें मालूम है कि ये महाराष्ट्र का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तेलंगाना के बाहर अगर कहीं ओबीसी ब्रदर्स को या ओबीसी की पार्टी को और कहीं सम्मान और सीटें मिली है तो महाराष्ट्र ही रहा है। और उन्हें इस बार लग रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनका जमीनी स्तर पर काम हुआ है, हर विधानसभा में उन्होंने कोशिश की थी कि अपने ग्राउंड लेवल पर काम किया जाएगा। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कोशिश है कि कम से कम यहां से 4 सीटें जीते। 2 विधायक तो उनके हैं, वो लग रहा है कि 4 से 5 सीटें हम जीते। और वो ये बात को मान के चल रहे हैं कि अगर 5 से 7 सीटें हमने अगर महाराष्ट्र में जीत ली तो आने वाले बिहार में हम एक बड़ी ताकत बनेंगे। सर बोलिए। वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि उनसे बड़ा चेहरा मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे बन गए हैं। मैं वही बात कहने जा रहा था, ये छोटे ओवैसी जो बोले ना, राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पवार की आवाज है, तुम्हारी आवाज नहीं है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की आवाज नहीं है। आज तो सारे मुसलमान को पता है, उसको कहां वोट देना नहीं पता है क्या सर? ये सारा मुश्किल यही है। कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि उनका झगड़ा, फिर वही बात आएगी कि उनका झगड़ा बीजेपी से है ही नहीं। उनका झगड़ा है जो दल उनका मुसलमानों का नेता होने, मुसलमानों की नुमाइंदगी के रास्ते में आ रहे हैं। वो राहुल गांधी हों, वो उद्धव ठाकरे हों, वो अखिलेश यादव हों, ये चाहते हैं मुसलमान का नेता मुसलमान बने। मुसलमान का नेता मुसलमान बने कि ना बने, वो बने है ना। और पूरे देश भर में वो चाहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी। दर्द इस बात का है कि मुसलमानों का कोई भी वो नेता नहीं बन पाया जो मुसलमान नहीं है। तेजस्वी यादव मुसलमान नहीं है, आप उद्धव ठाकरे मुसलमान नहीं है, राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, शरद पवार मुसलमान नहीं है, और ये सब मुसलमानों के वोट लेके जा रहे हैं। और हम मुसलमानों की बात करके हमें मुसलमान वोट नहीं दे रहा है। वो है कि मुसलमान तो मुसलमान दबाव डाले ना, टिकट दिलवाएं ज्यादा मुसलमानों को। नहीं तो वो तो अपनी पार्टी से देना, कि दूसरी पार्टी वाले देंगे तो फिर उनके नेता तो वो बन जाएंगे ना। वही है कम से कम मुस्लिम लीडरशिप तो आएगी। चिंता मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम कम्युनिटी की थोड़ी है। चिंता यह है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के अकेले नुमाइंदे हैं, ये साबित होना चाहिए और ये मुसलमानों को मानना चाहिए। और वो हर जगह कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। वो हैदराबाद में कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वो बिहार में कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पिछले इतने लंबे समय के बाद भी वो उस कोशिश को नहीं कर पा रहे। ओवैसी साहब तो बारीक नजर रखने वाले हैं, बैरिस्टर आदमी हैं। आप भले कैसे समझे, लेकिन उन्होंने धुलिया सीट पर भाषण दे रहे थे। धुलिया सीट जीतना चाहते हैं। समझे तो आप भी वही जो मैं समझा था, बस अब आप नहीं कह पा रहे। कह तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन बात ये, जो इन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की कांग्रेस पर, कहते हैं हमें कहते हो बी टीम बी टीम बी टीम बीजेपी की। सोलापुर की सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट वापस हो गया, सांसद की बहू जाकर के 25 मिनट बचे थे 3 तारीख को, जिस दिन अपनी नॉमिनेशन वापस लेने थे, 25 मिनट बचे थे, जाकर के नॉमिनेशन वापस ले गया। तो उन्होंने कहा बताओ बी टीम कौन है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बड़ा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन तो ये रही है इसके अंदर। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से ओबीसी वोट काटने की कोशिश करते हैं, ओबीसी पे आरोप लगता रहा है। और इस बार ओबीसी ने ये कोशिश की है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए इस बार महाराष्ट्र में सिर्फ 16 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओबीसी से भी कहा, किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप तो हमेशा से बीजेपी के सपोर्ट करते चुनाव लड़के। उन्होंने कहा अगर मुझे बीजेपी को सपोर्ट करना होता और कांग्रेस के वोट काटना होता तो मैं कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ता। मैं सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं जहां मुझे लग रहा है कि मैं जीत सकता हूं। ओबीसी ब्रदर्स का डर और दर्द भी यही है कि मुसलमान उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं हो रहे। बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों की नेता बन जाती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के नेता बन जाते हैं। उनका दर्द आप लोग बार बार कर रहे हैं। राहुल से लड़े, ममता से लड़े, अखिलेश से लड़े, उद्धव से भी लड़े मुसलमान वोट के लिए। दर्द आप समझिए ना, आप लोग असली दर्द बता ही नहीं रहे।